कैसी तैयारी की? हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर इट? और हाउ डज द स्टोरी रोल? I won't ask for the climax though. Yeah, of course you should not ask, because then Yeah. what's the point of watching the film? Yeah. नहीं, तैयारी इसके लिए जिस तरह से दिख रही है उतनी ही मेहनत, मतलब जो एक्सपेक्टेड है इस तरह की मेहनत होनी चाहिए इस रोल के लिए, वो करी है। ये बहुत ही सोच समझ के पिक्चर ली थी, कि पता था कि इतनी मेहनत लगेगी, ऐसा नहीं था कि मतलब ले ली और उसके बाद रियलाइज किया कि अरे इसमें तो बहुत मेहनत लगेगी। जिस टाइम ये पिक्चर का पहली स्टोरी लाइन ही मेरे पास आई थी, तो मुझे लग रहा था कि इसके लिए तो पूरी बॉडी के साथ साथ माइंड और लाइफ पूरी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ बॉडी तो मतलब ट्रांसफॉर्म करनी एक बात होती है, बट वो कैसे होगी जब माइंड रेडी होगा कि ये आपको पूरी लाइफ अपनी चेंज करनी है। मेरी पूरी जो दिनचर्या बोलते हैं ना जिसको, वो पूरी चेंज हो गई। अच्छा, कैसे? सुबह उठने का टाइम जो था, जो सूरज से पहले उठना है, तो वो उठो। फिर रोज वो उठने के बाद एक तरीके का तुम्हारा बॉडी साइकिल होती है कि तुम्हारे को कैसे अपना दिन स्टार्ट करना है। 1 घंटा उसमें लगता है। फिर 1 घंटे बाद तुम्हारी बॉडी रेडी है वर्कआउट करने के लिए या रन करने के लिए। 2 घंटे उसमें लगेंगे। अच्छा। वो 2 घंटे के बाद जब आप जितनी आपके अंदर एनर्जी आपने निकाल दी है, उसके बाद आप वापस जाओगे, तैयार होगे और फिर सेट पे जाओगे 12 से 12 घंटे की शिफ्ट करने। अच्छा, ये एनर्जी निकाली कैसे गई है? दौड़ लगा के? हाउ हैज दिस? 2 तरह की ट्रेनिंग थी। एक तो थी जिम की ट्रेनिंग, क्योंकि जैसे कि सबने देखा है, मुझे मर्दाना बॉडी चाहिए थी इस पिक्चर के लिए। क्योंकि एक ऐसी लड़की का किरदार है जिसके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स ज्यादा हैं नॉर्मल एवरेज वुमन से कंपैरिजन में। तो एक टेस्टोस्टेरोन का रोल ऐसा होता है कि अगर बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा हो तो आपकी बॉडी जो है जल्दी मसल जो है वो गेन और वो बल्कअप होनी जल्दी शुरू हो जाती है। और वो रिटेन भी ज्यादा रहती है, वो ज्यादा देर तक रहती है बॉडी में। जैसे कि इफ यू सी द डिफरेंस बिटवीन बॉडी बिल्डिंग एक आदमी की और एक औरत की, तो बॉडी बिल्डिंग के अंदर वो उसके अंदर वेट उठाने की जो पावर होती है वो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स की वजह से ज्यादा होती है। जिसमें भी ज्यादा टेस्टोस्टेरोन होता है उसके अंदर। तो अब मेरी बॉडी के अंदर तो फॉर्चुनेटली ये इम्बैलेंस नहीं था नॉर्मल केस में, बट मुझे दिखाना था कि ऐसा किरदार जिसकी बॉडी में इम्बैलेंस है। तो उसके लिए मेरे पास 2 ऑप्शन था। या तो मैं अपना या तो मैं एक्चुअली में टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन ले लूं, जिसकी वजह से वो अपने आप ही अंदर से वो पंप आए, या फिर आप मतलब दिन रात एक करके जी जान लगा लो और अपनी पूरी मेहनत मतलब फुल 5वें गियर में तुम्हें अपनी गाड़ी भगानी है, या तो वो कर लो। तो मैं अपनी बॉडी के साथ खिलवाड़ तो करना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन तो लिए नहीं। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो ये वाला तरीका अपनाते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जहां मैंने अपने लिए गोल अगर 100 का रखा है तो 100 का नहीं तो 50, 60, 70 कहीं तो पहुंच जाएंगे, बट गलत तरीके से नहीं पहुंचोगे, क्योंकि फिर आगे जाके एक पिक्चर होने के बाद बॉडी आपको तो इस बॉडी के साथ लाइफ लॉन्ग रह रहा है ना। एक पिक्चर तो आके चली जाएगी। तो इस वजह से ये काफी चीजें दिमाग में रख के मैंने अपनी सारी टीम को, जो मेरे ट्रेनर्स थे, मेरे डाइटिशियन थी, सबको मैंने यही इंस्ट्रक्शन थी मेरी कि हम एकदम क्लीन तरीके से ये करेंगे प्रिपरेशन, चाहे हम 19-20 रह जाएं अपने टारगेट से, बट हम करेंगे एकदम साफ तरीके से। तो फिर वही इंस्ट्रक्शन के साथ स्टार्ट करी ट्रेनिंग। तो दिन के 12 घंटे की शूट होती थी हसीन दिलरुबा की, उस समय मैं वो शूट कर रही थी। और साथ साथ में इसकी ट्रेनिंग कर रही थी, जो रोज सुबह या तो मेरे को वहाँ हरिद्वार की सर्दी में जनवरी में 2 घंटे ओपन ग्राउंड में ट्रैक पे भागना होता था रनिंग ट्रेनिंग लेने के लिए, या फिर जिम में जाना होता था वेट लिफ्टिंग करने के लिए, बॉडी बनाने के लिए। सो ऑल्टरनेटिवली ऐसे करती थी, एक दिन ट्रैक एक दिन जिम। ये मैंने कुछ 2.5 महीने किया वहां पे। 2.5 महीने करने के बाद लॉकडाउन हो गया। हालांकि मेरा प्लान ये था कि 3 महीने फुल ट्रेनिंग करने के बाद धीरे धीरे शूट के अंदर घुसेंगे, बट लॉकडाउन हो गया तो इस वजह से शूट नहीं हो पाई। मोमेंटम भी लूज हो गया। वो 5 महीने जो बीच में थे, अब जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि बॉडी के अंदर रियल में टेस्टोस्टेरोन तो है नहीं, तो जो बॉडी बनाई थी वो 5 महीने में कम होने लग गई। फिर
वो सारे मसल जाने लग गए वापस, क्योंकि उनको अगर रेगुलरली आप यूज ना करो तो वो धीरे धीरे वीक होने लग जाते हैं। जितना हो पाया लॉकडाउन में घर में उतना मैंने अपने वर्कआउट किया, बट जिस तरह के वर्कआउट पे मैं थी उस समय वो बहुत हाई लेवल का वर्कआउट था। अच्छा। वो घर में रह के नहीं हो सकता था, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा हैवी वेट्स उठाने वाला वर्कआउट था, बहुत एडवांस लेवल की ट्रेनिंग थी वो, और ग्राउंड्स में नहीं जा सकते थे, तो मेरी रनिंग ट्रेनिंग भी नहीं हो रही थी। तो सब कुछ समझ लीजिए रुक सा गया अंटिल दोबारा खुला, और सितंबर से फिर मैंने ट्रेनिंग चालू करी। सितंबर अक्टूबर मैंने फिर जम के ट्रेनिंग करी, और नवंबर से फिर इसकी शूटिंग करी। ये तो बहुत ज्यादा मेहनत हुई है, मेरे ख्याल से सारी फिल्मों से सबसे ज्यादा मेहनत इसमें हो गई एक्चुअली। हाँ, मैंने इतनी मेहनत प्रेपरेशन, प्री फिल्म प्रेपरेशन जिसको बोलते हैं, और किसी फिल्म के लिए आज तक करी नहीं है। और पता भी था एक हद तक, एक तो मेरे को अपने आप में स्पोर्ट्स का इतना शौक है देखने का। स्पोर्ट्स स्टार्स मेरे लिए एक्चुअली सबसे बड़े स्टार्स मानती हूँ मैं उनको, क्योंकि मैं जब मतलब बचपन से कभी फिल्मों का इतना शौक नहीं था बचपन से, तो मैंने कभी भी मूवी एक्टर्स को स्टार्स की तरह नहीं देखा। बट मेरे को स्पोर्ट्स स्टार्स बहुत अच्छे लगते थे, क्योंकि मैं बचपन से कोई ना कोई स्पोर्ट फॉलो करती थी। तो मेरे को उनको मैं एक्चुअली मैं बहुत बड़े हीरो की तरह देखती हूँ, जो रिप्रेजेंट करते हैं कंट्री को बाहर, जो इतने प्रेशर कंडीशंस में इतने हाई इंटेंसिटी स्पोर्ट्स परफॉर्म करते हैं। तो मेरे लिए वो बहुत बड़े स्टार है मेरे दिमाग में। तो एक तरह से वो जब भी कोई स्पोर्ट्स स्टार का रोल मिलता है तो वो ऑटोमेटिकली मैं थोड़ी बायस हो जाती हूँ। इस वजह से ये भी और मिताली की बायोपिक भी दोनों मैंने उठा ली। बट पता था कि जान लग जाएगी, बट एक बारी करके देखना चाहिए, वो सोच के मैंने ले ली। राइट। लूप लपेटा भी तो वही है ना, जो जर्मन फिल्म की रीमेक आप कर रही हैं। जी हाँ, बट उसके अंदर एथलीट का किरदार नहीं निभा रही हूँ मैं। उसके अंदर वो एक तरह की कॉमेडी थ्रिलर है, जिसके अंदर उसको किसी वजह से भागना पड़ता है इतना। तो मेरी जो रश्मि रॉकेट की ट्रेनिंग थी वो काम आई, बहुत काम आई। वेरी नाइस। ओके। हाँ, इतना मैं एक्चुअली रश्मि रॉकेट में भागी नहीं हूँ, क्योंकि रश्मि रॉकेट में होता था 100 मीटर 200 मीटर की स्प्रिंट होती थी। अच्छा। तो वो इतना मैं पिक्चर रश्मि रॉकेट में इतना नहीं भागी हूँ जितना मैं लूप लपेटा में भागी हूँ। लूप लपेटा में मुझे रोड्स पे काफी लंबे लंबे डिस्टेंस भागने थे। अच्छा। क्योंकि वो ट्रैक रेसिंग वाली फिल्म है नहीं, वो है नॉर्मल। वो उसको अर्जेंसी है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने की, तो वो भाग रही है। इसीलिए आपने वो फोटो लगाया था ना फेसबुक पे, वन लोकेशन टू अदर, जिसमें यू यूज योरसेल्फ एज एन एयरक्राफ्ट के एक लोकेशन से दूसरे में भाग रही है। हाँ, क्योंकि एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि मेरे को लगता है कि अब मुझे जाना पड़ेगा अपने एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन भाग के। राइट। राइट। तो OTT इज अनदर न्यू प्लेटफॉर्म। आपने इतनी सारी फिल्मों में काम किया है। यू रिमेंबर, आई डोंट नो हाउ शुड आई टेल यू, आपकी जो पहली फिल्म आई थी ना चश्मे बदूर यहाँ पर, उस जमाने में जब मैंने इस फिल्म का रिव्यू किया था, आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी यू बिकॉज यू वर बबली और ये क्यूट सी लड़की। तो वहां पर मैंने रिव्यू में ये कहा था कि थैंक गॉड फिल्मडम हैज गॉट अनदर जूही चावला, क्योंकि हमारे टाइम में तो सिर्फ पहली जूही चावला ही बबली थी, बाकी कोई इतना बबली नहीं था। तो थैंक गॉड आप जूही चावला तो बैठ गई हैं, बट यू हैव काइंड ऑफ सरपास्ड दैट सक्सेस। ये आपको जूही चावला लगी थी, डेविड सर को प्रीति जिंटा जैसा लगा था कोई कैरेक्टर, तो वो उन्होंने इस वजह से मुझे चूज किया था। तो चलिए जो भी करके एटलीस्ट एक प्रेजेंस फील करवाने में हेल्प हुई मेरी। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और दोनों ही बड़े क्यूट एंड बबली कैरेक्टर्स हैं वैसे भी। जी जी, बहुत अच्छा कंपैरिजन है। मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानती हूँ इस कंपैरिजन का, मैं बहुत खुश होती हूँ इनफैक्ट कि मुझे इन नामों से कंपेयर किया जाता है। Very sweet. That also reflects so beautifully on you. You know, एक अच्छी तरबियत है, एक your thinking mind एक पता चलता है कि हाँ, you respect your seniors and like that. Yeah, I mean they are worth respecting. Why wouldn't you? I mean they are very successful, credible names. Yes. So इतनी सारी फिल्मों में काम किया ना. The first was हसीन दिलरुबा. What is actually the difference do you find in OTT? हाँ, और फिल्म्स का. दूसरा OTT के बारे में, इसके बारे में बात करेंगे कि हाउ डू यू फाइंड दिस प्लेटफॉर्म. मैं अगर आपको सही बोलूं तो डिफरेंस, जब हसीन दिलरुबा रिलीज हुई मैं बहुत डबल माइंड में थी कि ये डिसीजन सही है कि OTT पे रिलीज करी जाए पिक्चर के नहीं करी जाए, क्योंकि उम्मीद तब भी थी कि बहुत जल्द थिएटर खुल जाएंगे, जो अब जाके खुल रहे हैं.
उस टाइम पे खुले ही नहीं, फिर भी एक उम्मीद थी कि चलो रुक जाते हैं, बट मैंने सोचा कि यार अब अगर OTT पे अगर हम आए और साथ में एकदम से कोई थिएटर खुल गए तो शायद अच्छा नहीं होगा। ओके, बट द प्रोड्यूसर आनंद एल राय, दे वर श्योर कि थिएटर नहीं खुलेंगे एनी टाइम सून, तो बेस्ट इसके लिए ये होगा OTT पे आए। तो मुझे एंड में उनके कन्विक्शन पे के साथ जाना पड़ा। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मेरे दिमाग में एक ये भी था कि अगर मैंने पिक्चर डिले करी तो मेरी खुद की पिक्चरों के साथ ये भिड़ने लग जाएगी, हो जाएगी, राइट, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, राइट। हाँ, क्योंकि मेरी ही पिक्चरें इतनी, मैं नॉन स्टॉप शूट कर रही थी, तो मेरी ही इतनी मूवीज आने वाली थी, तो मैं नहीं चाहती थी मेरी फिल्म के साथ ही compete करना शुरू कर दे। राइट। तो उसको अवॉइड करने के लिए OTT पे रिलीज करना पड़ा। बट आप माने या ना माने, मुझे एक सेकंड के लिए नहीं लगा, जब मैं हसीन दिलरुबा प्रमोट कर रही थी, जब वो रिलीज हुई और उसके बाद एक सेकंड के लिए नहीं लगा कि ये थिएटर वाली नहीं है फिल्म। रिस्पॉन्स और रिएक्शन, क्योंकि जिस तरीके से इसकी पब्लिसिटी करी गई, जिस तरीके से इसको रिस्पॉन्स मिला, मुझे ऐसी फील ही नहीं आई कि लोगों ने, मतलब लोगों तक नहीं पहुंची, या इंटरनेट पे होने की वजह से लोगों ने ज्यादा नहीं देखी, खूब या देखी गई लोगों को या फिर वो इम्पैक्ट नहीं हुआ फिल्म का, कुछ भी ऐसा नहीं था। लोगों ने देखी, भर भर के देखी, और इतना हर जगह से रिएक्शन आ रहा था पिक्चर को लेके। इतनी देर तक, 1 महीने तक ट्रेंड कर रही थी वो पिक्चर कंट्री के अंदर, यहाँ तक कि 22 कंट्रीज में ट्रेंड कर रही थी। ऐसी कंट्रीज जहाँ पे मुझे नहीं लगता हिंदी लोग इतनी जानते हैं, अर्जेंटीना, ब्राजील, इस तरह की कंट्रीज में। राइट, इंटरेस्टिंग। तो मेरे लिए एक ये नया ही एक्सपीरियंस था कि ये भी हो सकता, ये पॉजिटिव साइड है OTT की, जो मैंने आज तक नहीं देखी थी पहले, क्योंकि वरना मेरी पिक्चर वहाँ अर्जेंटीना, ब्राजील में थोड़ी ना जाके रिलीज होती। हसीन दिलरुबा तो नहीं होती, क्योंकि ये कोई बड़े हीरो की पिक्चर भी नहीं है। यूजुअली कोई बहुत बड़ा हीरो हो तो ही इतना उसको इंटरनेशनली थिएटर में लगती है। तो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उसने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया कि ऑडियंस तक पहुंचाने का यही बेस्ट मीडियम है। अभी समय के साथ आपको अडेप्ट करना ही पड़ेगा। तो अभी ये आपको समय दिखा रहा है कि आपकी ये लिमिटेशंस है, इस लिमिटेशंस में बेस्ट चॉइस क्या है, वो ये है। तो आप या तो समय के साथ एडजस्ट करो, नहीं तो समय आपको पीछे छोड़ के आगे निकल जाएगा। इसीलिए समय की घड़ी लगी हुई पीछे। तो जी, ये हाँ, ये मैं समय को बहुत बड़ा मानती हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में एक फिलॉसफी है कि इफ यू डोंट वैल्यू टाइम, there will be a time that time will not value you, so you have to value the time. Absolutely. तो इसका मतलब, हमने जब लास्ट टाइम बात की थी, I remember you had told me that OTT is a platform that has given chances to so many new writers, producers, directors. तो वो गैप जो है ना, कि वो उसी लेवल के लोग ही जाएंगे। अब उस हर तरह से पूरा मार्केट ओपन हो गया उनके लिए, बहुत ज्यादा बिजी हो गया अब तो। अगर आपको कई कबार कुछ टेक्नीशियंस चाहिए अपनी फिल्म के लिए, कोई एक्टर्स चाहिए किसी सपोर्टिंग कास्ट के लिए, नहीं मिलते हैं। Okay, because they are so busy. OTT is a boom for them. There are so many careers that people would have never thought. खुद ही एक्टर्स ने कभी सोचा नहीं होगा, उन एक्टर्स ने, कि इतनी जल्दी उनको इतना अटेंशन मिल जाएगा। उनको लगा होगा कि जैसे अगर मतलब मैं स्टार्ट करती इस टाइम पे, तो मुझे 10 साल नहीं लगते इस पोजीशन पे आने के लिए। yes. तो वो अब वो जो फास्ट फॉरवर्ड कर दिया OTT ने काफी एक्टर्स के लिए। Right. You know, you use very nice words. Fast forward कर दिया। और thank you. Do you read a lot or do you kind of just? No, I talk a lot. You talk a lot, and I love you for this. People love you for this because शुरू से मैंने आपको देखा है. You're so natural. You look so pure, so innocent. कि कोई manipulation नहीं है. If you want, you can do a lot of manipulation. You're so undramatic basically. बहुत एफर्ट लगता है। मैनिपुलेशन आसान काम नहीं होता। मैं आपको तभी ये बोलती हूँ कि वो मैनिपुलेशन और एक फसाड क्रिएट करने में ना बहुत एफर्ट लगता है, क्योंकि पहले तो आपको वो फसाड क्रिएट करना पड़ता है, फिर उसके बाद उसको मेंटेन रखना पड़ता है, और आपको याद रखना पड़ता है कि कौन सी इमेज कहाँ पे आपने क्या बनाई थी, तो उसको कंटिन्यू रखना पड़ता है। वो बहुत एफर्ट है।
तो मेरे पास इतनी हिम्मत और पेशेंस नहीं है कि मैं इतना एफर्ट हर बार ही डालूं, तो मैंने कहा अब यही है जो है वो सामने है। वेरी नाइस। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे हमने पहले भी पूछा था लेकिन द आवाज के व्यूअर्स जानना चाहते हैं, यू हैव वर्कड विद दिस अमिताभ बच्चन, यू हैव वर्कड विद ऋषि कपूर जी and the newcomers also. I very well remember you answer that there is a difference between these two actors, for example. एक मेथड एक्टर है, बहुत सारी रिहर्सल्स करना चाहता है, दूसरा एकदम कूल है कि भाई मुझे पता है ये सीन है, मुझे ऐसे करना है, लाइक यू इम्प्रॉम्प्टू। आपने मुझे बताया था मैं मेथड एक्टर्स की तरह, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू योर सीनियर्स एंड को एक्टर्स, कि मैं तो तीसरे टेक में खर्च हो जाती मैं 3 टेक के बाद खर्च हो जाती हूँ। हाँ, तो tell me the difference between the kinds of attitude that people like Amitabh Bachchan ji and Rishi Kapoor have. डिफरेंस तो यही है, मैंने आपको जो बताया कि दोनों अपने काम में माहिर हैं, तरीके अलग अलग हैं। मतलब ऋषि कपूर जी जो थे, उनका मेरे जैसा हिसाब था कि सेट पे आ गए, उनको सीन पता है उनका क्या करना है, वो डायरेक्टर के साथ डिस्कशन करके कि डायरेक्टर की क्या उम्मीद है, उस सीन से वो बात करके वो डायरेक्टली सीन में कूद जाते हैं। राइट। वेयरएज बच्चन सर जो है वो चाहते हैं, वो घर से एकदम जैसे रिहर्सल तैयार करके घर से एकदम, और उसके बाद आके भी सेट पे मल्टीपल रिहर्सल्स करेंगे ताकि वो परफेक्शन जब तक अचीव ना करे तब तक पहले टेक में ना जाए। राइट। तो वो उनका तरीका है। तो जो भी आई मीन रिजल्ट इवेंचुअली देखो, ऑडियंस के सामने जब पिक्चर आएगी तो उनको तो नहीं पता कि ये पहले में हुआ है, दूसरे टेक में हुआ है कि 22वें टेक में हुआ है। उनको तो वो दिखेगा जो हुआ है। राइट। और वो उनको पसंद आया तो आप हिट हो। राइट। दोनों के लिए जो भी मेथड काम करे वो बेस्ट है। आपके साथ ये है कि आप इम्प्रॉम्प्टू एक्ट करती हैं, आप रिहर्सल्स के टेक्स नहीं दे सकती, राइट? हाँ, मेरा कि मैं ट्रेन्ड एक्टर नहीं हूँ, तो मेरा ये शॉर्टकमिंग रह जाती है कि मेरे को समझ में नहीं आता मैं सेम इमोशन इतनी देर तक कैसे होल्ड करूँ। राइट। क्योंकि मैं रिएक्ट करने की कोशिश करती हूँ, एक्ट करने की नहीं। तो मेरे अंदर के रिएक्शन जो है वो खत्म हो जाते हैं दोबारा करके। तो वो उसको सेव करना मुझे इतने अच्छे से आता नहीं है। तो मैं पहले जाकर ही जो मेरे शॉर्टकमिंग्स हैं वो मैं अपने डायरेक्टर को बता देती हूँ कि देखिए आपको जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इंटेंस शॉट है सीन का, आप वो पहले ले लीजिए मेरे से। क्योंकि उसके बाद मेरा जो एनर्जी है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा थोड़े टाइम बाद, अगर मैं सेम चीज दोबारा करती रहूंगी। तो बस ऐसे ही मेरा आज तक का सारा सब डायरेक्टर्स के साथ ये ट्यूनिंग मैंने बिठा ली है पहले दिन ही। तो जिसके बाद वो अपना मतलब मेरे साथ कुछ मतलब वो कहते हैं ना मिल बांट के हम बीच में एक कॉमन पाथ पे आ जाते हैं। अच्छा। कि इस तरीके से हम शूट करते हैं ताकि उनको भी मेरे से बेस्ट मिल जाए और मैं भी अपना बेस्ट दे पाऊँ। वेरी नाइस। अच्छा, दिल्ली यू आर एज मच एज ऑफ दिल्ली एज यू आर ऑफ चंडीगढ़। तो दिल्ली का जो आई एम नॉट एट ऑल फ्रॉम चंडीगढ़। I don't know who has spread this rumor. I've never stayed in Chandigarh. I don't know where did Chandigarh come from. अच्छा, मुझे याद है मुल्क के दौरान जब मैंने आपका इंटरव्यू किया था, you said I am from Chandigarh. My parents are from Chandigarh. No, I think you interviewed someone else, not me, because my parents are also born and brought up in Delhi. Okay, very nice. So sorry for my nobody in my family remotely is also not from Chandigarh. Right. तो मेरे लिए तो और भी अच्छा है बेसिकली। तो दिल्ली का मौसम आजकल बहुत अच्छा हो रहा है, फेस्टिवल्स शुरू हो रहे हैं। तो डू यू मे बी हैविंग लॉट ऑफ एनेक्डोट्स ऑफ द फेस्टिव दिल्ली, वुड यू लाइक टू रिकाउंट? फेस्टिव दिल्ली यही होता था कि दशहरा पे जब रावण दहन होता था तो मेरे डैड मेरे को मेरी बहन को उस टाइम जब स्कूटर होता तो स्कूटर, नहीं तो गाड़ी में जब आई तो गाड़ी उसमें लेके एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह जहाँ पे भी जलने वाला होता था जल्दी भाग के अच्छा वो जलने वाला, तो वहां से हम हॉप करते थे। एक रावण दहन एरिया से दूसरे दहन एरिया तक हॉपिंग हो रही होती थी हमारी तीनों की। तो वो देखने जाते थे। और दिवाली जो थी उस पे कुछ मेरे ख्याल से 7वीं 8वीं तक मैंने शायद पटाखों के साथ खेली होगी दिवाली। और काफी जल्द उसके बाद खेलनी बंद कर दी पटाखों के साथ बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। या बिकॉज मैंने रियलाइज किया फिर जब घर आते थे शाम को पटाखे वगैरह अपने जलाने के बाद तो घर के अंदर एक रूम से दूसरे रूम
को भी देखा नहीं जा रहा था क्लियरली, इतना घर धुआं के अंदर इतना पोल्यूशन हो चुका था। तो हम्म, वो देख के एक सेकंड के लिए दिल सहम गया कि ये सांस ले रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि बाहर तुमने उड़ाए और तुम आ गए घर में तो तुम सेफ हो, वो घर के अंदर तक है ये धुआं। हाँ, तो वो देख के थोड़ा सा डर गई थी मैं, तो उस right. टाइम के बाद से मैंने फिर पटाखे नहीं चलाए। But that was a very young age when you stopped. या आई अभी डिड। भी मुझे तो अभी भी मुझे बहुत पसंद है पटाखे जलाना, बट वी डू रेजिस्ट। नहीं, अभी तो मुझे अपनी जिंदगी ज्यादा पसंद है। ये सही बात, ब्यूटीफुली सेड। अच्छा, एक चीज और है कि जो हमारे यहाँ नेशनल इंटीग्रेशन का ये जो आवाज द वॉइस चैनल है, इसका एक पॉलिसी है। पॉलिसी ये है कि वी विल नॉट डू एनी कंट्री बैशिंग, वी विल नॉट डू एनी पीपल बैशिंग, वी विल नॉट डू एनी पॉलिटिकल mudslinging. We take out positive stories of the people और talk about art, culture, literature, cinema and music. ऐसे चैनल के लिए would you like to say anything, any messages, any wishes? I'll just लगता है say कि ऐसा होना चाहिए जी। मैं इतना ही बोलूंगी आवाज को कि जो स्टार्ट करा है जिस नोट पे वो बहुत अच्छा है, इरादा अच्छा है जी। तो आई होप आगे जाके ये इरादा कायम रहे, हाँ, क्योंकि मतलब आपने मेरे से विशेष के लिए पूछा तो मैं बोल रही हूँ और क्या बोलूँ, यही बोल सकती हूँ कि ये जो आपने अपने जो गाइडलाइंस बनाई है ये ऑब्वियसली आज की तारीख में सबको मुश्किल होता है फॉलो करना। आई होप आप आगे तक काफी देर तक, जब तक ये चैनल रहे तब तक फॉलो करते रहे ये गाइडलाइंस, क्योंकि थोड़ा मुश्किल होगा रास्ता, बट आई थिंक इट विल बी वर्थ इट। आप कितना अच्छा बोल रही हैं, ये बताइए कि थोड़ा मुश्किल होगा, आप क्यों कह रही हैं? ये यू थोड़ा गिव मी मुश्किल होगा इसलिए क्योंकि आज की डेट में अगर आपको अगेंस्ट द रेगुलर नोशन जाना हो वो मुश्किल होता है। आज की डेट में क्या, कभी भी एक्चुअली आपको अगर कहते ना हवा के रुख के थोड़ा सा हट के चलना हो तो हमेशा डिफिकल्ट होता ही है। क्या बात। तो वो डिफिकल्टी तो आपको भी आएगी, तो आई होप वो आप पार कर सके। तो फिर एक बात बताइए, जब आपकी ट्रोलिंग होती है, नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, कभी तो दिल परेशान होता होगा, जैसे आप इंटरनली और एक्सटर्नली उसको कैसे मैनेज करती है? एक तो पहले खुद को समझाना पड़ता होगा, फिर बाहर अकॉर्डिंगली रिएक्ट करना पड़ता होगा। हाँ, खुद तो वो पे ऐसे कितना जोर पड़ता है? कभी कभी जब मूड अच्छा ना हो तो जाहिर सी बात है, इंसानी रिएक्शन है कि कोई मतलब कुछ भी बकवास बोल रहा है तो आपको रियलाइज होता है कि यार ये मतलब क्या जरूरत है बोलने की। फिर मैं जाके ना उस इंसान की प्रोफाइल देखती हूँ। ओके ओके सॉरी, दोबारा बोलती हूँ मैं। तो जब ऐसा होता है मैं वो इंसान की मतलब जो भी मेरी ट्रोलिंग होती है तो थोड़ा कभी कभी बुरा लगता है। जब बुरा लगता है, मूड खराब होता है थोड़ा, तो मेरा ये रिएक्शन होता है, इंस्टेंटली मैं जाके उस इंसान की प्रोफाइल देखती हूँ, राइट, उसके नंबर ऑफ फॉलोअर्स देखती हूँ। ओके। और मुझे रियलाइज होता है कि इस इंसान के बस की तो नहीं होनी चाहिए मेरे को हर्ट करना। क्या बात। वो देख के मैं रियलाइज करती हूँ कि नहीं। और ये चीज मुझे रियलाइज होती है कि हमेशा वो इंसान जिसके पास आपसे कुछ कम है वो ही ये हरकत करता है। वाह, बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात। वरना जो इंसान जिस इंसान को आपसे ज्यादा है उसको फर्क ही क्या पड़ता है, उसको क्या जरूरत है आपको कुछ भी बोलने की। जिसमें कम होगा वो ही बोलेगा। क्या बात, आप बड़े हो गए आप। ये इंडस्ट्री बहुत जल्दी बड़ा कर देती है। बहुत बड़ा कर देती है। अच्छा, कैसे? अच्छा, कैसे बड़ा? इंटरेस्टिंग। हाउ डज दिस इंडस्ट्री हेल्प यू गेट? यहाँ पे क्योंकि रोज हम नए लोगों से मिलते हैं, रोज एक नए लोगों से मिलने की वजह से नई तरीके के प्रॉब्लम्स या नई तरीके के एक्सपीरियंसेस होते हैं। हमारा ऑफिस हर रोज सेम नहीं होता है। हर रोज हम एक डिफरेंट तरह के ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में जाते हैं, तो हर रोज एक नई सीख होती है। राइट। और ऊपर से एक कांस्टेंट पब्लिक आई में रहने की वजह से आप अपने आप को लगाम लगाना शुरू कर देते हो। राइट, जो कि एंड वो कुछ गलत तरीके से नहीं बोल रही मैं इसलिए क्योंकि खुद भी एक समय होता है कि आप बिना सोचे रिएक्ट करना पसंद करते हो, वो आपके लिए बहुत हीरोइक होता है। बट थोड़े टाइम के बाद आपको रियलाइज होता है कि नहीं, कुछ लोग आपको देख रहे हैं ये सोच के कि आपसे उनको इंस्पिरेशन मिलती है या आपको वो फॉलो करना चाहते हैं, तो एक सेकंड सोच लो क्या करने वाले हो, बाकी वो वही करो जो आपका दिल कह रहा है।
बट एक सेकंड सोच के फिर रिएक्ट करो। राइट, तो वो सब भी सिखाया इस इंडस्ट्री ने। तो इसलिए मैं बोलूँ कि ये, और सारी लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ती है। क्या बात, एटलीस्ट मेरे लिए तो कोई और आके नहीं खड़ा हुआ था कभी, तो हम्म, इसलिए वो खुद के लिए जो खड़ा होना होता है, खुद के लिए लड़ना होता है, वो करते करते फिर इंसान जल्दी बड़ा हो जाता है। But you may be having some supporters in the family, among friends, even in the film industry. No, No? I have people who support me. I have a family who supports me. ऐसा कोई भी नहीं है फैमिली के अंदर जो ना खुश है कि मैं इस इंडस्ट्री में हूँ। मेरे फ्रेंड्स हैं इंडस्ट्री के, नहीं इंडस्ट्री से बाहर के, जो मुझे मतलब मेरे को अभी भी उसी तरीके से ट्रीट करते हैं जैसे पहले करते थे। तो उनके नजरिए में कुछ बदला नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ा सपोर्ट है इन इटसेल्फ। और दूसरा, मेरे इंडस्ट्री के अंदर भी जिनके साथ मैं काम करती हूँ, उनके साथ मेरी बहुत अच्छी इक्वेशंस है ज्यादातर लोगों के साथ, कि मैं उनको भी नॉर्मली बिना किसी एजेंडा के भी फोन करके बात कर सकती हूँ, मिल सकती हूँ। जरूरी नहीं है काम हो तो तभी मैं मिलूं। तो ऐसे तो ऑब्वियसली लोग हैं, ऐसे लोग तो कमाए हैं मैंने विद टाइम। बट मैं उनसे ये उम्मीद भी नहीं करती कि जब मेरे लिए लड़ना हो या मेरे लिए कहीं खड़ा होना हो कि वो खड़े होंगे, क्योंकि ये उम्मीद लगाना एक तरह से शायद एजेंडा ना बन जाए इस दोस्ती बनाने का। इसलिए मैं ये उम्मीद नहीं करती। वो करते हैं, मेरे से पूछे बिना करते हैं, बट मैं उनसे कभी ये उम्मीद लगा के बात नहीं करती या दोस्ती नहीं करती। क्या बात, you're right, industry actually grows you and you yourself as lot in the mind। तो जो लड़की बिल्कुल यंग एज में अपनी एक कंपनी शुरू कर सकती है, टेक्नोलॉजी कंपनी, एंड देन यू हैव दिस वेडिंग फैक्ट्री, तो उसका मैंने टेक्नोलॉजी कंपनी तो कोई चालू नहीं करी है। मैंने आपने वो स्टार्ट किया था? हाँ, नहीं, मैं कोई टेक्नोलॉजी कंपनी नहीं स्टार्ट करी है मैंने। आपको ऐसा किसने बोला? आपने अपने कॉलेज टाइम में कोई सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था ना आपने अपने जी नहीं, मैंने एक ऐप बनाई थी जो कि कॉलेज का प्रोजेक्ट होता है फाइनल ईयर का, जो सभी स्टूडेंट्स को बनाना होता है। तो मैंने जो ऐप बनाया था वो, और किसी ने उस तरह का ऐप बनाया नहीं था उस टाइम तक। वो कुछ नई टाइप की कोडिंग यूज करके था, बस वही डिफरेंस है। वरना वो सबको फाइनल ईयर में इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के लिए वो प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है, करना पड़ता है। बट यू आर नॉट अ टेक बग, आर यू अ टेक बग? यू आर अ टेक्नोलॉजी by default, because of my degree I had decent knowledge of technology, but that was like say 10 years back. After that, मतलब क्योंकि मेरा constant touch नहीं रहा टेक्नोलॉजी के साथ, so obviously I have not really updated now, but मतलब क्योंकि डिग्री उसकी है तो इस वजह से कुछ नॉलेज तो रहती है। राइट, एक बड़े स्टार हैं, उन्होंने एक बार ये कहा कि मैंने एमबीए किया था, लेकिन एमबीए की नॉलेज से मुझे फिल्म में बहुत फायदा हुआ, क्योंकि टाइमिंग्स और कौन सी चीजें जो छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं उसको जानने में मुझे बहुत इंटरेस्ट आने लगा। तो डज अ डिग्री हेल्प यू, डिड इट हेल्प यू इन योर फिल्म वर्ल्ड? Not in the same way, but it did help me. It helped me because it made me feel like कि मैं अगर एक्टिंग में मेरा काम नहीं चला तो मैं यूजलेस नहीं हूँ। मेरे पास एक डिग्री है, मैं वापस उस डिग्री पे जा सकती हूँ, जिसकी वजह से मुझे नौकरी मिल सकती है। इस तरीके वो कॉन्फिडेंस गेन करने में मुझे उस डिग्री ने हेल्प किया। और दूसरा, क्योंकि मेरी फील्ड साइंस रही है, जिसके अंदर मतलब आए दिन इनोवेशन होता रहता है, आए दिन कुछ नया चीज आती रहती है, तो आपको ना जल्दी जल्दी चीजें याद करने की आदत हो जाती है। इंटरेस्टिंग। और हर चीज को लॉजिकली एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन की तरह सोचना शुरू कर देते हो आप, कि अच्छा ये होगा, इसकी वजह से ये होगा, इसकी वजह से ये होगा। तो वो जो एक तरीका है सोचने का, वो थोड़ा बहुत हेल्प करता है काम में, कि आपको समझ में आने लग जाता है अच्छा ये किया तो उसके बाद ये होगा, इसकी वजह से ये होगा। तो वो लॉजिकल जो इक्वेशन है वो आपके दिमाग में इस प्रोफेशन में भी थोड़ा बहुत काम आने लग जाती है। और दूसरा, आप चीजें जल्दी याद करना शुरू करते हो, आप एक अच्छा क्विक लर्नर बन जाते हो, क्योंकि आपको आदत है कि आए दिन साइंस में कुछ नया आएगा, कोई ना कोई न्यू डिस्कवरी होएगी, कोई ना कोई न्यू टेक्नोलॉजी आएगी जो आपको यूज करना सीखना पड़ेगा। तो इस वजह से आप जल्दी चीजें सीखते हो। तो आप ट्विटर पे बहुत ज्यादा जाती हैं, इंस्टाग्राम लोगों को देखती हैं, या सिर्फ यू जस्ट पुट योर ओन फोटोग्राफ्स एंड देन यू डोंट फॉलो मच? आई डिपेंडिंग अपॉन, अगर मेरा प्रमोशन का समय चल रहा है तो मैं काफी देखती हूँ कि मुझे क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। अच्छा, क्योंकि उस टाइम पे देखना समझ में आता है कि ऑडियंस क्या रिएक्ट कर रही है।
अच्छा, जिस टाइम नहीं होती तो उस टाइम, जिस टाइम पिक्चर की प्रमोशन नहीं चल रही होती उस टाइम मैं इतनी एक्टिव नहीं होती। उस टाइम फिर मैं मतलब दिन में इतनी बार नहीं जाती चेक करने की क्या हो रहा है। अगर कुछ डालना हुआ उस टाइम चले गए, अगर किसी ने बोला कि अच्छा ये देखो ये चेक करो कुछ, तो चले गए। बट अच्छा। सारे टाइम चेक करने का समय नहीं होता फिर। समय भी नहीं होता, राइट। तो हाँ, एक थोड़ा सा अबाउट योर वेडिंग फैक्ट्री, हाउ इज इट गोइंग? एंड दैट माय सिस्टर मैनेजेस, सो मैं प्रीटी मच एक साइलेंट पार्टनर हूँ उसके अंदर। तो अच्छा, मेरी बेस्ट फ्रेंड और मैंने स्टार्ट किया था ये साथ में, बट मेरी शुरू से मेरी बहन संभाल रही है वो। अच्छा, अच्छा। So you have less involvement, personal involvement. I mean, या in the बिकॉज आई कांट बी प्रेजेंट एट द ग्राउंड लेवल, तो yeah. मेरी बहन ही सारा संभालती है मेरी तरफ से। अच्छा, शुरू से मेरे दिमाग में एक चीज आती थी कि जिस तरह की फिल्में आप चूज कर रही हैं, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो आपके साथ में, या ऋषि कपूर हो, या कोई छोटे एक्टर हो या बड़े एक्टर हो, यू हैव ऑलवेज चोज द स्टोरी एंड देन योर रोल, एंड यू हैवंट सीन के हु इज एन एक्टर, हु इज द पर्सन ऑपोजिट यू। डू यू स्टिल होल्ड दिस ग्राउंड, और आर यू लिटिल कॉशियस कि नहीं अब ठीक है, अब मैं सुपरस्टार हो गई हूँ तो मुझे थोड़ा देखना होगा? नहीं नहीं, अभी तो एक्चुअली और भी कम हो जाता है फिर ये, ओके। क्योंकि उस समय ज्यादा जरूरत होती है जिस टाइम आप अपना कोई मुकाम बना रहे होते हो। उस टाइम हम्म। आपको वो हेल्प और सपोर्ट की जरूरत होती है। एक टाइम अच्छा। के बाद तो आपको हो जाता है कि अब तो यही है जो है। हम्म। तो अब अगर मिलता है कोई काम किसी बहुत हम्म। बड़े एक्टर के साथ तो हम्म। बोनस है, नहीं हम्म। मिलता है तो अपनी गाड़ी तो वैसे भी चल रही है। टच तो वुड। तो इस हाँ, वजह से ज्यादा स्ट्रेस नहीं होता। और आपने ये मुझे बताया था, जो बहुत अच्छी बात है, जो इतना बोल्डली कोई मुझे बताता नहीं है, कि अगर मुझे कोई फिल्म अच्छी लग रही है स्क्रिप्ट पढ़ के, या मुझे पता चला है नेट से, तो मैं खुद डायरेक्टर को फोन करके कहती हूँ ये फिल्म मुझे चाहिए, हाँ मुझे करना है इस पे काम। हाँ तो हाँ। दैट इज स्टिल ऑन, यू यू हैव, दैट इज स्टिल ऑन आपके यस साथ यस, इट अभी इज भी? वेरी मच ऑन। अभी भी हम्म। मुझे किसी का काम पसंद आता है तो मैं हाँ। उसको आगे से मैसेज करती हूँ कि आपका काम, ये पिक्चर बहुत अच्छी लगी, आई होप आपके साथ काम करने का मौका मिले कभी इन द वेरी फ्यूचर। नाइस, वेरी नाइस। वो अभी भी इट्स अ करती वेरी हूँ। गुड, हाँ, इट्स अ वेरी गुड एटीट्यूड। तो थैंक यू सो मच, मैं क्या बोलूं, wish you all the very best. थैंक यू। May you bloom as you are, and you're as bright as the sunshine, and थैंक यू सो stay मच। as pure as you are. God bless you. थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you for coming on बाय Awaz Diwas. Thank you. बाय बाय।